जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। साइंस के ब्रह्मास्त्र श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी का साइंस लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए, खासकर बीएसएससी से जीएल 4 है या फिर इंटर लेवल चाहे एईडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, तो आप इसको जरूर से जरूर एक बार देखिएगा। वन लाइनर है दोस्तों। ठीक है, आज हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे जो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे धातु, उपधातु और मिश्र धातु से, और अधातु भी शामिल जिसमें है, रेडियो सक्रियता भी शामिल है, कार्बनिक रसायन भी शामिल है। ठीक है, तो ये टोटल जो है हम 4 चैप्टर जो है इस वीडियो में खींच रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा, टोटल 4 चैप्टर को। ठीक है, और इससे पहले जो है बीएसएससी से जीएल 4 का बहुत सारा किताब कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आप आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब रुक्मिणी का जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों हो चुका है सेट प्रैक्टिस में, यूटेरिया का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों हो चुका है, और एक कौटिल्य जीएस का है दोस्तों, ये सब भी हो चुका है। तो अगर इसका जो है फुल सेट का देखना चाहते हैं तो हमारे जो है लिंक दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं, चाहे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, सारा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर पीडीएफ जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप जरूर से जरूर उसका लाभ उठाइए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर की ओर, जिसका नाम है धातु, उपधातु और मिश्र धातु। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। कहता है किसी धातु के विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। किस धातु के विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक होती है? राइट आंसर होगा चांदी का। ठीक है, चांदी का विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर होगा सबसे हल्की धातु लिथियम है, और सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व के रूप में यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम है। आगे देखते हैं, चाकू से काटी जा सकने वाली मुलायम धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली मुलायम धातु के रूप में सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, यानी सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम मानव शरीर के उपापचयी क्रियाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। सोडियम एवं क्लोरीन के यौगिक को सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के रूप में ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है विद्युत चुंबक बनाने में किस धातुओं का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा लोहा, निकेल और कोबाल्ट का। विद्युत चुंबक बनाने में लोहा, निकेल और कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर मेटल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा विद्युत उद्योग में। अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो है विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा कैल्शियम। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व के रूप में कैल्शियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे पॉइंट कुछ दिया गया है दोस्तों, जैसे में आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखता है, तथा स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, जो बेरियम होता है वो हरा रंग देता है, और स्ट्रांसियम जो है गहरा लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राचीन काल में औजारों के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा तांबा का। प्राचीन काल में औजारों के निर्माण हेतु जो है तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइएगा, गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तथा यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। ठीक है, पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी दो धातुएं कौन सी है जिसका गलनांक इतना कम होता है कि उसके हाथों पर रखते ही वह पिघल जाती है? राइट आंसर होगा गैलियम तथा सीजियम। गैलियम तथा सीजियम। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। पारा। सोडियम वाष्पलैंप प्रायः सड़क पर प्रकाश हेतु उपयुक्त क्यों होती है? राइट आंसर होगा क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय होता है जो पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त होता है। ठीक है, जो पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धातुओं की रासायनिक गुण कौन कौन सा गुण है उसी के बारे में दिया गया है। कहता धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, अगर यही पूछे अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु का अम्लीय होता है। ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे कैरोसिन तेल के डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में किस रूप में करते हैं? राइट आंसर होगा शीतलक के रूप में। द्रवित सोडियम का उपयोग जो है नाभिकीय भट्ठी में शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है? राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है। कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। इस्पात के जंग संरक्षण के लिए उसके प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सल क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4। CaSO4। ठीक है। गोली, शरीर में गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? राइट आंसर होगा सीसा। ठीक है, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग करते हैं। सीजियम का। मोबाइल फोन के बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन के बैटरी में लिथियम का प्रयोग करते हैं। लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जो मतदाता है दोस्तों, जब मतदान होता है उस समय जो है उंगली पर स्याही लगाते हैं, उस स्याही का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प विषरोधी किस तत्व का यौगिक होता है? तो सर्प विषरोधी जो है ऑरिक क्लोराइड का यौगिक होता है। नीचे कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। प्लूटोनियम तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, इसको मन से देखिए दोस्तों। ठीक है, 2-3 बार अच्छा से देखिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन साइंस को जल्दी छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि NCERT से लगभग क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मन से इसको देखिएगा। कौन से तत्व अपनी उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं? राइट आंसर होगा बेरिलियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है, कौन से तत्व अपनी उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला का रंग प्रदान नहीं करते हैं? तो बेरिलियम तथा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण परंपरागत अलार्म घड़ियां एवं स्कूल की घंटियां धातुओं से बनाई जाती है? राइट आंसर होगा क्योंकि धातुएं अनुनाद पूर्ण होती है। धातुएं क्या होता है? अनुनाद पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आगे कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों। कास्टिक सोडा का दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग साबुन, रेयन, कागज, डाई, पेट्रोलियम उत्पाद आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है?
तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ता का लेप करते हैं, जस्ता का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ क्यों जलते हैं? क्योंकि सोडियम के ऊर्ध्वपातन के कारण पीला रंग उत्सर्जित होता है। सोडियम के ऊर्ध्वपातन के कारण यह पीला रंग उत्सर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं, वायु में हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या निर्मित होता है? राइट आंसर होगा H2O यानी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम ओरिसाइनाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जो जिंक है अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, इसीलिए जो है टीन का लेप लगाते हैं, जिंक का नहीं। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम वर्षा मेघ बीजक के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड के लिए, ठीक है, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधातु दिया गया दोस्तों, इसी के बारे में अब जानना है, ठीक है। कहता ऐसा विशिष्ट तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु, ठीक है। उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म होता है। उपधातु की संख्या कितना है दोस्तों? टोटल 7 है, जिसमें बोरॉन, आर्सेनिक, पोलेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम और टेलुरियम, ये सभी के सभी जो है उपधातु है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में उपधातुओं को किस ब्लॉक में रखा गया है? तो आवर्त सारणी में उपधातुओं को पी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है, पी ब्लॉक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस उपधातु का उपयोग पौधे सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में करते हैं? राइट आंसर होगा बोरॉन का, ठीक है, पौधे सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में बोरॉन का प्रयोग करते हैं। कौन सा उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो एल्युमिनियम के समान सिलिकॉन दिखाई पड़ता है, सिलिकॉन, ठीक है। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कुचालक कौन सी धातु है? सर्वाधिक कुचालक सीसा है, ठीक है, सीसा जो है सर्वाधिक कुचालक है, बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्फलकीय संरचना के कारण जो है हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, ठीक है, हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, किस कारण? चतुष्फलकीय संरचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एलईडीएस में प्रयोग किया गया गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो गैलियम आर्सेनाइड जो है आर्सेनिक का यौगिक है, आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्लेखन योग सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? राइट आंसर होगा टेलुरियम, ठीक है, टेलुरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेस्टीन को उपधातु के रूप में मान्यता देने के संबंध में वैज्ञानिक में मतभेद है, ठीक है, जो एसेस्टीन है उसको उपधातु के रूप में मान्यता देने के संबंध में जो है वैज्ञानिक में मतभेद है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का प्रतिशत के बारे में दिया है दोस्तों, जैसे में ऑक्सीजन का परसेंट 46.1%, ये याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन 40.1%, सिलिकॉन 28.2%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15%, ठीक है, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 2%, टाइटेनियम 0.5% और हाइड्रोजन जो है 0.1%। ये जो क्रम वाइज लिखने के लिए देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कम से कम 5 तक जो है चाहे 6 तक याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है, क्रम वाइज कहता है, तो जब तक याद नहीं रहेगा तो क्रम वाइज कैसे लिखिएगा, है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? उपधातुएं जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वे चट्टान है जिसमें सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की 90% चट्टानें सिलिकेट खनिजों से निर्मित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मिश्र धातु के बारे में, ठीक है, मिश्र धातु के बारे में देखिएगा क्या कहता है। कहता एक धातु किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण से प्राप्त
उत्पाद मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातु यौगिक अथवा विलयन दोनों रूप में ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाका किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो टाका जो है सीसा व टीन का मिश्र धातु है, सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। ठीक है, कांसा। कुछ नीचे पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। कहता लोहे के जो है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से सुरक्षा हेतु उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए आगे। कहता मिश्र धातुओं की उपयोगिता। मिश्र धातुओं की उपयोगिता क्या क्या है, देखिएगा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संरक्षण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? बताइएगा। राइट आंसर होगा एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम क्या होता है? तो अमलगम जो है पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। अमलगम पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद के निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद के निर्माण करने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से क्या बनते हैं? धब्बा रहित स्टील बनता है, जो कि लोहे के साथ मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किन किन धातुओं के मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम जो है मुख्यतः एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन का मिश्र धातु है। ठीक है, स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो राइट आंसर होगा तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, बाकी स्टील, पीतल और तांबा ये सभी क्या है? मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक शर्करा का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा लेड एसीटेट। ठीक है, लेड एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? राइट आंसर होगा तांबा। ठीक है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु में किन पदार्थों के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है? राइट आंसर होगा क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम एवं निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों ही रूप में हो सकती है। जो मिश्र धातु होता है यौगिक तथा विलयन दोनों ही रूप में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसोहोल किन पदार्थ का मिश्रण है? तो गैसोहोल जो है एथिल अल्कोहल 10% तथा पेट्रोल। ठीक है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS का मिश्रण है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमालगम का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण जो है अमालगम का निर्माण नहीं करता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल धातु होती है। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो बेल मेटल जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। बेल मेटल तांबा और टीन का मिश्रण है। ब्रिटेनिया धातु, ब्रिटेनिया धातु जो है ब्रिटेनिया धातु एवं बैबिट धातु। ठीक है, ब्रिटेनिया धातु एवं बैबिट धातु एंटीमनी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, तो नाम नया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेनिया धातु और एक जो है बैबिट धातु, दोनों जो है एंटीमनी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनर कास्टिक किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो लूनर कास्टिक जो है सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के निर्माण किस मिश्र धातु से किया जाता है? तो प्रेशर कुकर के निर्माण ड्यूरालुमीन से किया जाता है, ड्यूरालुमीन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन बार क्या है? तो इन बार मिश्र धातु है लोहा और निकेल की। इन बार जो है एक मिश्र धातु है लोहा और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा आधा से 1.5%। कठोर स्टील में कार्बन का प्रतिशत आधा से 1.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री केबल बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो समुद्री केबल बनाने में परमालय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परमालय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सी रासायनिक लेप चढ़ाते हैं? ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड अथवा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप चढ़ाते हैं। आयरन ऑक्साइड और फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप चढ़ाते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों धातु कर्म। ठीक है, इसी के बारे में देखिएगा आप। कहता है खनिज, प्रकृति में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो अकार्बनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक निश्चित एवं समरूप रासायनिक संरचना वाले होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज में कहता है दोस्तों कि इसमें धातुएं उपस्थित होती है और अधात्विक खनिज में इसमें धातु उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। ठीक है, पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट और बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट और बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के विज्ञान क्या कहलाता है? तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान धातु कर्म कहलाता है, धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता मरकत या पन्ना मुख्य संघटक बेरिलियम है। मरकत या पन्ना का मुख्य संघटक बेरिलियम है। पन्ने जो है हरे रंग का एक बहुमूल्य रत्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो भर्जन प्रायः जो है सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्क का करते हैं, सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानिक और नीलम का रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। मानिक और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान किया जाता है। नीचे एक पॉइंट है दोस्तों, देखते हैं उस पॉइंट को। कहता मानव शरीर में तांबे की अधिकता के कारण विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, जो तांबे की अधिकता होता है मानव शरीर में उसके द्वारा विल्सन रोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको आप जो है ना इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला तो। ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मिश्र धातु। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं ले लिए होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो है हम पढ़ दिया करते हैं। पहले मिश्र धातु पढ़ते हैं किसका किसका, खासकर मिश्र धातु पूछता है विशेष रूप से दोस्तों। जैसे कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। इसमें एक पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा है? कांसा है। ठीक है, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। गन मेटल में तांबा टीन और जिंक होता है, तांबा टीन और जिंक। टाका में टीन और लेड होता है, टाका में टीन और लेड होता है। बेल मेटल में तांबा प्लस टीन होता है। ठीक है, रोड गोल्ड में तांबा प्लस एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। डच मेटल में तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। धब्बा रहित इस्पात में क्रोमियम निकेल और साधारण इस्पात का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम स्टील में क्रोमियम आयरन कार्बन और मैग्नीज का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस आयरन का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम और प्लस में कॉपर का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, कॉपर जिंक और निकेल का। आगे बढ़ते हैं। क्रोम वेनेडियम स्टील में आयरन क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु है। आयरन क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु है। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। ठीक है, टंगस्टन आयरन और कार्बन का। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस एल्युमिनियम का मिश्र धातु है।
नाइक्रोम में निकेल प्लस क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी उसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। लगभग में एक क्वेश्चन मिलता ही है। ठीक है, मिश्र धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है, फेन प्लावन विधि के द्वारा। ठीक है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिंच ब्लेड है। ठीक है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिंच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? क्यूकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, क्यूकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का शोधन किस विधि के द्वारा होता है? तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो मोती का रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। आगे देखते हैं, कुछ सामान्य नाम है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र दिया गया है। ठीक है, जैसे हरा कशिश, ठीक है, ग्रीन बीट्रोल किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को कहते हैं, FeSO4 × 7H2O। नीला कशिश जिसे ब्लू बीट्रोल कहते हैं, इसका जो है रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। ठीक है, CuSO4 × 5H2O। श्वेत कशिश जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं दोस्तों, ZnSO4 × 7H2O है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है। ठीक है, पिटवा लोहा है। आगे देखते हैं, कुछ मिश्र धातु है दोस्तों, इससे पहले हम ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम मिश्र धातु की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले इधर हम देख लेते हैं। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना भी कहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का अनुपात कितना है? 18 कैरेट सोने में जो है 75%। आगे बढ़ते हैं, पर्लेस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पर्लेस जो है पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। पर्लेस पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीरूसाइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो सीरूसाइड जो है लेड का अयस्क है, लेड का। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? पेयजल में आर्सेनिक के 10 भाग प्रति बिलियन सुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक तौर पर आर्सेनिक प्रदूषण की प्रथम पुष्टि पश्चिम बंगाल में 1983 में की गई थी। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी बेसिन मानव जनित भूगर्भीय घटना से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कठोर अस्थायी चुंबक बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? राइट आंसर होगा एल निको का। ठीक है, कठोर अस्थायी चुंबक बनाने में एल निको मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ धातु है जिसका अयस्क के बारे में दिया गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम कहें इसको आप जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से आप बढ़िया से पढ़िएगा, बाकी हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, बाकी एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अयस्क की ओर। जैसे सोडियम दिया हुआ, सोडियम का अयस्क कौन कौन से है? NaCl यानी साधारण नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो है सोडियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है दोस्तों? जैसे में बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड, केओलिन, केओलिन के बाद फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सभी जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क देखते हैं दोस्तों। तो पोटेशियम का अयस्क कौन कौन से हैं बताइएगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्टपीटर, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी जो है पोटेशियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क देखते हैं। डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, जिप्सम के बाद जो है फ्लोरोस्पार, ये सभी क्या है? कैल्शियम का अयस्क है। मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। कॉपर का अयस्क देखते हैं दोस्तों। चैल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास और क्यूपराइट, एक है दोस्तों एजूराइट, ये सभी क्या है? कॉपर का अयस्क है। जिंक का देखते हैं। तो जिंक का जिंकाइट हो गया,
जिंक ब्लेड हो गया, कैलेमाइन, बिलेमाइट, ये सभी जिंक का अयस्क है। आगे देखते हैं लेड का अयस्क देखते हैं तो गैलेना, सीरूसाइट और कोटुनाइट, ये सभी क्या है, लेड का अयस्क है। टीन का अयस्क देखते हैं दोस्तों तो कैसेटेराइट, टीन का कैसेटेराइट क्या है, टीन का अयस्क है। आगे देखते हैं कैडमियम का अयस्क दोस्तों ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। मिलेराइट निकेल का अयस्क है, ठीक है, मिलेराइट निकेल का अयस्क है। पायरोलुसाइट एक है मैग्नेटाइट, किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का अयस्क है। पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, पायराइट, ये सभी आयरन का अयस्क है, ठीक है, आयरन का अयस्क है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये दोनों जो है सिल्वर का अयस्क है। कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट, गोल्ड का अयस्क है, ठीक है। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। तो इस तरह जो आप लोग 2-3 बार इसको देखिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदा करेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है अधातु यानी नन मेटल्स। देखिएगा पहला तो कार्बन और उसके विभिन्न प्रारूप के बारे में दिया गया है, विभिन्न रूप के बारे में देखिएगा। कहता है ऐसे तत्व जिसमें धात्विक गुण का अभाव होता है अधातु कहलाते हैं। अब तक जो है ज्ञात तत्वों में टोटल 21 तत्व जो है अधातु है। कितना है, 21 तत्व अधातु है। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरेंस किस तत्व का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप होता है, तो फ्लोरेंस जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के शुद्धतम एवं क्रिस्टलीय रूप किसे माना जाता है, तो कार्बन का शुद्धतम और क्रिस्टलीय रूप हीरा को मानते हैं, ठीक है, हीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है, तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का। कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस और ग्रेफीन, ये चारों जो है कार्बन का अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्बन के अपरूपों में सर्वाधिक अस्थायी एवं अस्थायी अपरूप क्रमशः है। राइट आंसर होगा ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एचिसन विधि से किस पदार्थों को कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, बताइएगा। तो एचिसन विधि से ग्रेफाइट तथा सिलिकॉन कार्बाइड को निर्मित करते हैं, ग्रेफाइट तथा सिलिकॉन कार्बाइड को। आगे देखिए दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर दिया हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा ऊपर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। कथा कौन सा यौगिक जो है कृत्रिम हीरे के नाम से जानते हैं, तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं, कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ कौन सा है, राइट आंसर होगा ग्रेफीन। अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ ग्रेफीन है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेफीन के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। तथा यह समान कार्बन की पतली परत है जिसकी मोटाई कार्बन के एक अणु के बराबर है। ग्रेफीन अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, ठीक है। ग्रेफीन का उपयोग पुनः चार्ज होने के योग्य बैटरियों, ऊर्जा संग्राहक आदि में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रेफीन का खोज हेतु वर्ष 2010 में भौतिक क्षेत्र में आंद्रे जीम एवं कोस्टेटिन नोवोसेलोव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम हीरा किस प्रकार बनाया जाता है, तो कृत्रिम हीरा जो है ग्रेफाइट को उच्च तापमान एवं उच्च दाब पर गर्म करके बनाते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट को उच्च तापमान एवं उच्च दाब पर गर्म करके कृत्रिम हीरा का निर्माण करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा हीरा और ग्रेफाइट में अंतर दिया गया है, ठीक है। पहले हम हीरा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कहता हीरा के बारे में, कहता हीरा जो है कठोर होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, हीरा का सापेक्षिक घनत्व 3.51 होता है, यह एक पारदर्शी एवं रंगहीन होता है, ठीक है। हीरा आभूषण निर्माण में प्रयुक्त होता है, इसकी संरचना जो है समचतुष्फलकीय होता है। अब थोड़ा सा जो है ग्रेफाइट का देख लेते हैं दोस्तों। कहता ग्रेफाइट जो है अपेक्षाकृत मुलायम होता है, किसका, हीरा के अपेक्षाकृत मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट का सापेक्षिक घनत्व जो है 2.2 होता है, ठीक है। आप और
यह जो है अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। इसकी संरचना षटकोणीय होती है। ठीक है, ये दोनों जो है हीरा और ग्रेफाइट का जो मूल कारण है, कुछ अंतर दिया गया था, कुछ गुण दिया गया था, उसके बारे में चर्चा किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा के अत्यधिक कठोर होने का कारण क्या है? क्योंकि हीरा का समचतुष्फलकीय संरचना, ठीक है, हीरा का समचतुष्फलकीय संरचना के कारण क्या है? हीरा अत्यधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक चट्टान या जैव सेल किसे कहा जाता है? तो जैविक चट्टान या फिर जैव सेल कोयला को कहते हैं, कोयला को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला कार्बनीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। कोयला जो है कार्बनीकरण प्रक्रिया से निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रकार के कोयलों को कार्बन मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रासाइट कोयला में होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयला में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? राइट आंसर होगा पीट में। ठीक है, पीट में कार्बन का अंश जो है न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, कुछ प्रश्न है, उसके बारे में देखते हैं। कहता है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में से कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? राइट आंसर होगा ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में से जो है ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से संतृप्त वसाओं को बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल से संतृप्त वसाओं को बनाने वाली प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, हाइड्रोजन का कुछ उपयोग दिया गया दोस्तों, उसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। जल गैस के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। धातु को काटने तथा जोड़ने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। भारी जल का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो भारी जल का खोज जो है हेराल्ड यूरे ने किया था। हेराल्ड यूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल DTO का उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम परमाणु होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन 11.11% होता है। 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11.11% है तथा ऑक्सीजन 88.9% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन जो है 33% होता है। दोनों पॉइंट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0 होता है। ठीक है, 0%। सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराने तैल चित्रों में रंगों को चमकदार बनाने में किसका उपयोग करते हैं? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पुराने तैल चित्रों में रंगों को चमकदार बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, H2O2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन युक्त जल भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल के सदृश एक संगुणित द्रव है जो नीला, गंधहीन एवं गाढ़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों।
कुछ सल्फर के बारे सल्फर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 के अणु का आकार कैसा होता है? राइट आंसर होगा अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु के आकार अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण किस तत्व को मिलाकर किया जाता है जिससे कि रबर को अत्यधिक लचीला और मजबूत बनाया जा सके? राइट आंसर होगा सल्फर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्याज में कड़वाहट के कारण किसकी उपस्थिति है? तो प्याज में कड़वाहट के कारण सल्फर के यौगिक की उपस्थिति है, सल्फर के यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के किस अपरूप को प्लास्टिक सल्फर कहते हैं? ठीक है, सल्फर के किस अपरूप को प्लास्टिक सल्फर कहते हैं? राइट आंसर होगा गामा सल्फर को, गामा सल्फर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का सबसे अस्थिर अपरूप कौन सा है? राइट आंसर होगा अल्फा सल्फर। सल्फर का सबसे स्थिर अपरूप अल्फा सल्फर होता है। ब्यूटी पार्लर में प्रायः किसका प्रयोग हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? तो ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए सल्फर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, सल्फर का। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होता है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के मुख्य संघटक गैस कौन सी है? वायु के मुख्य संघटक गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। चिकित्सक द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल का कितना भाग उत्कृष्ट गैसों से निर्मित होता है? राइट आंसर होगा लगभग 1%। वायुमंडल का लगभग 1% जो है उत्कृष्ट गैसों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश की प्रकृति होती है? तो बाह्यतम कोश की प्रकृति पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक बाध्यता क्यों दी जाती है? राइट आंसर होगा हीलियम वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन तत्वों के अभिक्रियाशील क्रम में दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिस्टीन। ठीक है, यह अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हुए दोस्तों घटते हुए क्रम में है, क्योंकि सबसे अधिक कौन सा है? फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन का है। ठीक है, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम एसिस्टीन का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तथा वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? राइट आंसर होगा आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन तत्व में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा फ्लोरीन। हाइड्रोजन तत्व में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर आयोडीन जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है हीलियम, आर्गन, नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? राइट आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, कहता है कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य जो होता है यानी सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रवित नाइट्रोजन में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, कहता है हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलता अपचायक कौन सा है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक हाइड्रोजन आयोडाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है?
राइट आंसर होगा क्लोरीन का। जल के विसंक्रमण में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहते हैं, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? राइट आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तथा शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी आती है? राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन का। शरीर में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथा हाइड्रोजन तत्वों से संबंधित विशेष तथ्य। ठीक है, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन तत्वों में मुख्यतः फ्लोरीन गैसीय अवस्था में एवं ब्रोमीन व आयोडीन क्रमशः द्रव व ठोस अवस्था में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन संयुक्त अवस्था में खनिज लवणों, समुद्री लवणों तथा साधारण लवणों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। कहता वैज्ञानिक डेवी के अनुसार क्लोरीन कोई यौगिक नहीं बल्कि एक तत्व है। ठीक है, क्लोरीन जो है कोई यौगिक नहीं बल्कि क्या, एक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। हाइड्रोजन तत्वों में आयोडीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों कि कौन सा समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एसेस्टीन एक रेडियोधर्मी तत्व है जो भूपर पट्टी में सबसे कम मात्रा में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता पटाखों के निर्माण में किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं? तो पटाखों के निर्माण में श्वेत या फिर पीला फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है? राइट आंसर होगा सफेद या फिर पीले फास्फोरस को। सफेद या पीले फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। किस फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन बनाता है? राइट आंसर होगा सफेद या फिर पीला फास्फोरस। सफेद या फिर पीला फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता माचिस से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माचिस में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं माचिस में, लाल फास्फोरस का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता माचिस की तिलियों पर लाल सीसा, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड व गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। जो माचिस की तिल्ली होता है उस पर लाल सीसा, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड व गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिटकीरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? राइट आंसर होगा अस्कंदन विधि के द्वारा। फिटकीरी गंदे पानी को अस्कंदन विधि के द्वारा शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल आयनिक लवणों का सुविलायक क्यों है? जल जो है आयनिक लवणों का सुविलायक क्यों है? क्योंकि यह जल के द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। क्योंकि जल का द्विध्रुवीय आघूर्ण जो है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवण उत्तरदायित होते हैं। ठीक है, ये पूछता है दोस्तों कि जल का स्थायी कठोरता कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। जल की अस्थायी कठोरता कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ ओजोन के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले तथा कार्ल बीव्हेज सीले ने किया था। सीधे प्रिस्टले और सीले याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले और सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो वायु से भरी होती है तथा जिसमें सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है? राइट आंसर होगा ओजोन। ठीक है, ओजोन से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होता है? ओजोन के अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन।
तो ओजोन गैस का उपयोग देखते हैं दोस्तों, कथा विरंजक चूर्ण में ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। जल और वायु के शुद्धिकरण हेतु, कीटाणुनाशक के रूप में, पोटेशियम परमैंगनेट और कृत्रिम कपूर बनाने यानी निर्माण में जो है ओजोन गैस का ही प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में भी ओजोन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, कहता है ऑक्सीजन ह्रास किसे कहते हैं। ऑक्सीजन ह्रास उस प्रदूषक को जो जल में घुलकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है, उसे ऑक्सीजन ह्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाराध्वनिक जेट किस गैस के परत की सघनता को कम करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर होगा ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की खोज किसने की थी। ओजोन परत की खोज जो है फैबरी चार्ल्स एवं हेनरी बुसाउन ने 1913 में किया था। फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसाउन ने 1913 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो ओजोन परत की मोटाई जो है डॉब्सन इकाई से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के समस्थानिक संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक जो है 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर आ गया है दोस्तों रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चल रहे हैं, रेडियो सक्रियता की ओर। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। रेडियो सक्रियता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। राइट आंसर होगा आयरीन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट ने। आयरीन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलेनियम तथा रेडियम की खोज किसने की थी। राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है, मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल, रॉबर्ट पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। राइट आंसर होगा रेडियम। रेडियम जो है सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों की बौछार की जाती है। राइट आंसर होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों की बौछार से, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा, कहता प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, इसी के बारे में देखना है दोस्तों। कुछ पॉइंट दिया गया है, रेडियो सक्रियता तत्वों की अस्थायी नाभिक स्वतः क्षयित होकर अपेक्षाकृत अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में परिवर्तन होते रहते हैं। यह गुण प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाता है। आगे कुछ कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा, जब किसी अस्थायी नाभिक वाले तत्व पर कुछ विशिष्ट कणों अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन की बारंबारी करके उसमें कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता का गुण उत्पन्न किया जाता है तो इसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता कौन सा कण जो है हीलियम के नाभिक के समान परमाणविक संरचना रखता है। राइट आंसर होगा अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की थी। राइट आंसर होगा नाभिक की खोज किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। राइट आंसर होगा ट्राइटियम। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ट्राइटियम है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 सामान्यतः चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है। तो रेडियो सक्रियता का जो गुण होता है भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में पाया जाता है। भारी और अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, कहता भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। राइट आंसर होगा अप्सरा, ठीक है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में 1956 में किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछता है कि अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब और कहां किया गया था। तो 1956 में ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है। रेडियो सक्रियता तत्व द्वारा कौन से कण उत्सर्जित किए जाते हैं।
तो रेडियो सक्रियता तत्व के द्वारा अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण को उत्सर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? राइट आंसर होगा गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? राइट आंसर होगा द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है गामा किरणें किस प्रकार का विकिरण है? तो गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल एवं क्यूरी है। बेकुरल एवं क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? राइट आंसर होगा सबसे अधिक जो है सबसे अधिक ये जो सबसे अधिक जो वेधन क्षमता जो है गामा का होता है, उससे कम बीटा का और उससे कम जो है अल्फा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के नाभिक में गामा कण के उत्सर्जन से तत्व के द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बताइएगा। राइट आंसर होगा बीटा किरण। बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें स्थिर होता है? राइट आंसर होगा नाभिक में। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में स्थिर होता है। रेडियो सक्रियता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? रेडियो सक्रियता जो है जीएमसी मतलब गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। किस कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? राइट आंसर होगा अल्फा कण। अल्फा कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट कुछ दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकीय क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व का नाभिक मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा रदरफोर्ड को। नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर किसने तैयार किया था? राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी ने। ठीक है, सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी ने तैयार किया था। तो वर्ष 1942 में शिकागो पाइल फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत में नाभिकीय अनुसंधान को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? राइट आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला मंदक कौन सा है? राइट आंसर होगा ग्रेफाइट और भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला मंदक ग्रेफाइट और भारी जल है। नीचे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखते हैं इस पॉइंट को। कथा कामनी थोरियम ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है कि थोरियम ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन सा है? तो कामनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर होगा मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग किस रूप में होता है? यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कहता है शरीर में रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? राइट आंसर होगा सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। सोडियम 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है जीवाश्मों की आयु के अनुमान लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोगों का उपचार में किस तत्व के रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं?
ठीक है। चर्म रोग के उपचार में फास्फोरस जो है रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के रेडियो सक्रिय विघटन से उत्पन्न तत्व क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा संतति तत्व, संतति तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय श्रेणी कितने प्रकार की होती है? तो रेडियो सक्रिय श्रेणी जो है 4 प्रकार की होती है, टोटल 4 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 4 तरह का दिया हुआ है, थोरियम श्रेणी, नेपच्यूनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी और यूरेनियम एक्टोनियम श्रेणी। ये 4 प्रकार का श्रेणी दिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा 3 अगस्त 1954 को। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को किया गया था। आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि अल्फा, बीटा और गामा किरण के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, कुछ विशेषता दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। देखिएगा दोस्तों, पहले हम अल्फा किरण के चलते हैं, अल्फा किरण के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा किरण के बारे में देख रहे हैं, कहता यह धनावेशित अल्फा कणों का समूह है जो वास्तुतः हीलियम नाभिक होते हैं। प्रत्येक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर अल्फा किरणें ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अल्फा किरणें का वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि अल्फा किरणें का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 होता है। अल्फा किरण का द्रव्यमान अधिक होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु इसका वेधन क्षमता क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब बीटा किरणें के बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता है बीटा किरण उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन समूह के हैं, बेरिनावेशित होती है, परंतु इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है। तो बीटा किरणें कैसे होती है? बीटा किरणें जो है ऋण आवेशित होती है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर ये किरणें धनात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। बीटा किरणें का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है, 9/10वां भाग। बीटा किरणें का द्रव्यमान जो है, ये जो हाइड्रोजन है इसका 1/1840 होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, परंतु अल्फा किरणों की तुलना में इसकी वेधन क्षमता लगभग 100 गुना अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बीटा किरणें त्वचा को भेदने में सक्षम होती है, परंतु इसकी आयनीकरण क्षमता कम होती है, फिर भी ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो है गामा किरणें के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कहता है गामा किरणें उच्च आवृत्ति युक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। गामा किरणें का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। यह किरणें विद्युत उदासीन होती है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर इसके मार्ग में विचलन नहीं होता है, ठीक है। गामा किरणें प्रकाश के वेग से गति करता है, ठीक है। याद रखिए कि गामा किरणें का जो वेग है प्रकाश के वेग से ही गति करता है। ये किरणें अत्यधिक ऊर्जा से युक्त होती है और इसकी वेधन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। इसमें गैसों को आयनित करने का क्षमता कम होती है, परंतु ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने की सक्षम रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता यूरेनियम के परमाणु क्रमांक 92 से आगे परमाणु क्रमांक वाले तत्व ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। जो जिसका परमाणु क्रमांक जो है 92 से आगे होता है उसे ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, जो कृत्रिम विधि के द्वारा निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है किस रेडियो सक्रिय श्रेणी का निर्माण कृत्रिम समस्थानिक द्वारा होता है? तो कृत्रिम समस्थानिक के द्वारा नेपच्यूनियम श्रेणी का निर्माण होता है, नेपच्यूनियम श्रेणी का, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ दिया गया दोस्तों कि रेडियो सक्रिय श्रेणी और उसके प्रथम तत्व दिया गया है, देखिएगा। पहला तो थोरियम रेडियो सक्रिय श्रेणी, इसका प्रथम तत्व कौन सा है? थोरियम 232, ठीक है। एक्टिनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी, इसका प्रथम तत्व यूरेनियम 235 है। यूरेनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी, इसका प्रथम तत्व यूरेनियम 238 है। नेपच्यूनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी, इसका प्रथम तत्व नेपच्यूनियम 237 है, ठीक है।
आगे कुछ दिया गया है दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा हम ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, कहता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक का जो घटक है कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस परमाणु रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के स्थान पर केवल अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, जीरो पावर रिएक्टर। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला अंतिम तत्व क्या है? राइट आंसर होगा सीसा। ठीक है, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवर्धित यूरेनियम होता है। तो संवर्धित यूरेनियम जब प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 के समस्थानिक का अंश कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संवर्धित यूरेनियम कहते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है, हालांकि इसको आप लोग याद रखिएगा तो बड़ा फायदा करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इसको सही से बताने में नहीं बनेगा दोस्तों, तो आप इसको जो खुद से अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जैसे में मैं आप लोग को हल्का हल्का बता देते हैं दोस्तों। जैसे में देखिए आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है ट्यूमर की ये जो ट्यूमर के जांच में होता है, आपको बता रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही महीन दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही एकदम सूक्ष्म दिख रहा है आपको, तो इसे थोड़ा बताने में इसको बनेगा नहीं। आप लोग इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि के सक्रियता की जांच में। फ्लोरीन 59 का उपयोग जो है ये जो क्षय रोग के जांच में होता है। टेक्टिनियम 99 का उपयोग जो है अंगों की संरचना के अध्ययन में होता है। ठीक है, सोडियम का उपयोग जो है रक्त प्रवाहों को वेग मापने में होता है। तो इस तरह से जो आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं, आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे दोस्तों, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, कहता वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सीएनजी गैस में मीथेन, इथेन और प्रोपेन गैस पाया जाता है। सीएनजी में मीथेन, इथेन और प्रोपेन गैस पाया जाता है। किस यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिक के आधार माना जाता है? तो सभी एलिफैटिक यौगिक का आधार जो है CH4 यानी मीथेन को मानते हैं। ठीक है, मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन का अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर होगा छपाई में। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही जो है इस छपाई कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन में उत्पन्न ध्वनिक धात्विक ध्वनि क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा अपस्फोटन। वाहनों के इंजनों में उत्पादन धात्विक ध्वनि जो है अपस्फोटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रति मुहिम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, प्रति मुहिम मतलब एंटी फ्रीज के रूप में, तो एंटी फ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में टेट्राइथाइलाइड, बेंजीन, टोल्यून और जाइलीन मिश्रण मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो वुड स्प्रिट के नाम से मिथाइल एल्कोहल को जानते हैं, मिथाइल एल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रसोई गैस मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? राइट आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। आगे कुछ पॉइंट दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण जो है हमें वह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने से पता चलता है? तो जो उस गैस होता है दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में, उसमें मिथाइल मरकैप्टन जो है मिलाते हैं गंध युक्त करने के लिए। ठीक है, जिससे गंध आता है, मिथाइल मरकैप्टन। आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो घटना 1984 में हुआ था किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था?
ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण है। कब हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों में किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? राइट आंसर होगा मीथेन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है? राइट आंसर होगा मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह में जो है मीथेन गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिक का आधार माना जाता है? राइट आंसर होगा मीथेन को। मीथेन को सभी एलिफैटिक यौगिक का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण है? राइट आंसर होगा वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IUPAC का पूरा नाम क्या है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस यौगिक को सभी एरोमेटिक यौगिक का आधार माना जाता है? राइट आंसर होगा बेंजीन को। बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिक का आधार मानते हैं। चाय या कॉफी से कैफीन को हटाने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म तथा ट्राइक्लोरोएथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कुनैन की गोलियां बनाने में सामान्यतः किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा नेप्थालीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेप्थालीन का प्रयोग करते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निर्मित सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? राइट आंसर होगा यूरिया को। ठीक है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूरिया का संश्लेषण वर्ष 1828 में फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा किया गया था। यूरिया का संश्लेषण जो है 1828 में फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा फॉस्जीन गैस को। किस गैस को जो है कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जानते हैं? तो फॉस्जीन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रशीतक फ्रिजौन का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रशीतक फ्रिजौन का रासायनिक नाम डाइफ्लोरोमीथेन होता है। डाइफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है सागर की तलहटी में जल के अणुओं के मध्य जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित मीथेन गैस क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा कैथिल रेट। ठीक है, कैथिल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के दहन से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है, कोयला के दहन से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। शुष्क विरंजन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क विरंजन के लिए जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, कहता बाल, रेशम, पंख, ऊन, हाथी दांत तथा अन्य कोमल वस्तुओं को विरंजन हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है? तो मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक कार्बोनेटेड जल है। कार्बोनेटेड जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को उबालने से दूर होने वाली कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्लोरीन से क्या तात्पर्य है? बताइएगा, क्लोरीकरण से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर होगा दूषित जल को शुद्ध करने हेतु क्लोरीन मिलाना। दूषित जल को शुद्ध करने हेतु क्लोरीन मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का प्रयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदूषक के द्वारा उत्पन्न जल प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पीला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर होगा कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। कठोर जल को उबालने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण को तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत क्या है? राइट आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्बनिक रसायन को इक्टो हार्मोन कहते हैं? इक्टो हार्मोन कहते हैं। किस कार्बनिक रसायन को इक्टो हार्मोन कहते हैं? राइट आंसर होगा फेरोमोन्स। ठीक है, फेरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी सहायता से नर कीटों को आकर्षित करके उसे पकड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, फ्रुक्टोज। आगे एल्कोहल के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा कुछ क्वेश्चन है। कहता किस कार्बनिक यौगिक को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं? तो स्पिरिट ऑफ वाइन इथाइल एल्कोहल को कहते हैं। इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल कहते हैं? तो ग्रेन एल्कोहल इथाइल एल्कोहल को ही कहते हैं। इथाइल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग करते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग करते हैं? तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एनिमल चारकोल का। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिससे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कार्बोक्सिल अम्ल यानी COOH तथा एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए निर्जलीकरण अभिकर्मक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटाइलिन गैस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ रासायनिक यौगिक दिया गया, उसका प्रयोग दिया गया। ठीक है, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रयोग क्या होता है? कहता शराब निर्माण एवं फलों के रस के परिरक्षण में। शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में ग्लूकोज यानी C6H12O6 का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में जो है यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में तथा वसा तेल के विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल प्रनोदक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों तथा साबुन के निर्माण में नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। चाय एवं कॉफी से कैफीन हटाने में तथा एरोसोल स्प्रे प्रनोदक के रूप में डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसू गैस का मुख्य उपयोग दिया हुआ है। पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस का उपयोग दिया हुआ दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध किया गया था मस्टर्ड गैस का प्रयोग। ठीक है, DDT का उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में होते हैं। कृषि में कीटनाशक के रूप में। एस्पिरिन का उपयोग ज्वार, दर्द, जलन आदि के उपचार में होता है। यूरोट्रोपिन का प्रयोग फिनालोपिनरोल के निर्माण में फिनालिक रोल का निर्माण में होता है। नेप्थालीन का प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर कर रखने वाली गोली के निर्माण में होता है। कपड़ों से जो कीड़ा दूर रखने वाली जो गोली होता है उसके निर्माण में नेप्थलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग कारों को प्रतिहिमीकरण कारक के रूप में होता है। आइडोफॉर्म का प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में होता है। पैराल्डिहाइड का प्रयोग निंद्राकारी दबावों के रूप में होता है। एस्बेस्टस का प्रयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथा शर्करा के स्रोत गन्ना, चुकंदर, सीरा के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है?
तो ये सभी के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? राइट आंसर होगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में करते हैं? तो नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में एसीटोन का प्रयोग करते हैं, एसीटोन का। लौंग के तेल में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो लौंग के तेल में यूजीनॉल नामक यौगिक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमेह से पीड़ित रोगियों के मूत्र में कौन सा अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर होगा एसीटोएसिटिक अम्ल, एसीटोएसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है C4H6O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेलिन किस घोल का एक जलीय विलयन है? तो फार्मेलिन जो है फिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड के 40% घोल का जलीय विलयन है। फिनॉल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड के 40% घोल का जलीय विलयन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? राइट आंसर होगा एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन रसायन उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग चूहों को नियंत्रण करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों की रसोईया और स्नानागारों के द्रव अवशिष्ट को क्या कहते हैं? तो उसे मल जल, महीन जल कहते हैं, ठीक है, मलिन जल, मल जल या फिर मलिन जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? राइट आंसर होगा लिनोलेइक अम्ल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल लिनोलेइक अम्ल है। धूम कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? राइट आंसर होगा पैरोक्सी एसिल नाइट्रेट, पैरोक्सिल एसिल नाइट्रेट जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है। आगे बहुलक है दोस्तों, इसके बारे में देखिएगा, ठीक है। पॉलीमर क्या कहता है? कहता पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन का निर्माण जो है एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा। बर्तन के सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा टेफलॉन कहते हैं, ठीक है, टेफलॉन कहते हैं। आगे कुछ पॉइंट देगा दोस्तों प्राकृतिक बहुलक के बारे में। कहता वह बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त या निर्मित किए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुई किसका प्राकृतिक बहुलक है? तो रुई जो है सेल्यूलोज का प्राकृतिक बहुलक है, रुई सेल्यूलोज का प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज को पौधों के किस पदार्थ से बनाया जाता है? कागज को पौधे के किस पदार्थ से बनाया जाता है? राइट आंसर होगा पौधे के सेल्यूलोज से, पौधे के सेल्यूलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए क्या है? बिस्फेनॉल ए क्या है? यह एक रसायन जिसे खाद्य संवेष्टि सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, बिस्फेनॉल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो रेयॉन जो है सेल्यूलोज से बनते हैं, ठीक है, सेल्यूलोज से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? राइट आंसर होगा सेल्यूलोज, ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन सा होता है? राइट आंसर होगा टेरिलीन, ठीक है, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा टेरिलीन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। नियोप्रीन क्या है? ठीक है, नियोप्रीन क्या है? तो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा निर्मित संश्लेषित रबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के बल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा चार्ल्स गुडियर ने। रबर के बल्कनीकरण प्रक्रिया खोज चार्ल्स गुडियर ने 1839 में किया था।
आगे विस्फोटक पदार्थ दिया गया दोस्तों, इसी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। कहता युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाले विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो विषैली गैस ल्यूसाइड जो है एसिटिलीन से बनता है, ठीक है, एसिटिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विस्फोटक को नोबेल का तेल भी कहते हैं? तो नोबेल का तेल नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं, जिसे टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, नोबेल का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। आगे बढ़ते हैं। कहता आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल का नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? राइट आंसर होगा डायनामाइट के आविष्कार से, डायनामाइट आविष्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो हेक्साक्लोरोबेंजीन को गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं, मतलब C6H6Cl6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहते हैं? तो मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग हो जाता है? राइट आंसर होगा सिल्वर धातु, ठीक है, सिल्वर धातु। गन पाउडर की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा रोजर बेकन ने। गन पाउडर की खोज रोजर बेकन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। तो सर्वप्रथम किस युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? राइट आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। किस विस्फोट को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं? तो पिक्रिक अम्ल ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमोनाइल किसका मिश्रण है? तो एमोनाइल जो है एल्युमिनियम पाउडर व अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। एल्युमिनियम पाउडर व अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्बनिक यौगिक को कड़वे बादाम भी कहा जाता है? तो कड़वे बादाम का तेल जो है बेंजेल्डिहाइड को कहते हैं, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड को कहते हैं कड़वे बादाम का तेल। नीचे कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। कहता है विस्फोटक को अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्साजोन तथा इटली में T4 के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर की ओर ईंधन से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।